Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is घर गो होम एंड रीयूनाइट. PIB की न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट है, जानेंगे इसके बारे में. नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट हैज डेवलप्ड एंड लॉन्च पोर्टल नेमली घर गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल फॉर रिस्टोरेशन एंड रिपेट्रिएशन ऑफ चाइल्ड. तो किसने लॉन्च किया, किन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट NCPCR ने डेवलप किया, लॉन्च किया एक पोर्टल को जिसका नाम है घर गो होम एंड रीयूनाइट. ये जो पोर्टल है रिस्टोरेशन और रिपेट्रिएशन ऑफ चाइल्ड के लिए है. घर The Ghar portal has been developed to digitally monitor and track the restoration and repatriation of children according to the protocol. जो घर पोर्टल है इसको डेवलप किया गया है ताकि डिजिटली मॉनिटर किया जा सके और ट्रैक किया जा सके रिस्टोरेशन और रिपेट्रिएशन चिल्ड्रेन का प्रोटोकॉल के अनुसार. NCPCR is a statutory body set up in 2007 under the administrative control of the Ministry of Women and Child Development, Government of India. और जो NCPCR है ये आपका एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको तैयार किया गया था 2007 में. एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इसका जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव. जानेंगे हम डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव के बारे में. PIB का न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. ODOP One District One Product Initiative is operationally merged with District Edge Export Hub Initiative of the DGFT, Department of Commerce, with DPIIT as a major stakeholder. जो आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव है ऑपरेशनली इसको मर्ज कर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव के साथ DGFT के. डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स विद DPIIT जो है इसका वो मेजर स्टेक होल्डर है. ODOP focus on identifying projects in the district that have manufacture and export potential. It come under the Ministry of Food Processing Industry. जो आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है ये फोकस करता है, आइडेंटिफाई करता है प्रोडक्ट को डिस्ट्रिक्ट में जिसका मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट का पोटेंशियल हो. ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत. Under DEH, a list of products and services with export potential is regularly updated for all districts of the country. It comes under the Ministry of Commerce and Industry. और जो आपका डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब है उसमें जो लिस्ट होता है प्रोडक्ट और सर्विस का जिसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल है उसको रेगुलरली अपडेट किया जाता है सारे डिस्ट्रिक्ट के लिए कंट्री का. ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है. तो कौन कौन सा मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है. डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमिटी आर टू बी कंस्टिट्यूटेड इन ईच डिस्ट्रिक्ट हेडेड बाय कलेक्टर. और जो डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमिटी है इसको गठित किया जाता है हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए जिसको कि हेड करते हैं कलेक्टर. The primary function of the DEPC is to prepare and act on the district-specific export action plan in collaboration with all the relevant stakeholders from the center, state and district. और जो मेन फंक्शन है आपका डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी का कि वो प्रिपेयर करे और एक्ट करे डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक एक्सपोर्ट एक्शन प्लान के अनुसार कोलैबोरेशन में रिलेवेंट स्टेक होल्डर के साथ सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के. इससे रिलेटेड जो न्यूज आया था तो रेमिशन ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट RODTEP स्कीम हैज बीन नाउ एक्सटेंडेड टू केमिकल, फार्मा, आयरन एंड स्टील. RODTEP replaces the previous MEIS scheme which violated the provision of WTO. In RODTEP under the Ministry of Commerce and Industry, exporter get the refund of the embedded duty taxes that are not rebated under other scheme. जो आपका रिमिशन ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट स्कीम है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है केमिकल, फार्मा, आयरन एंड स्टील सेक्टर के लिए भी. जो रिमिशन ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है ये रिप्लेस कर रहा है प्रीवियस MEIS स्कीम को जो कि वायलेट कर रहा था प्रोविजन को WTO का. RODTEP जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है. एक्सपोर्टर को रिफंड कर दिया जाता है इम्बेडेड ड्यूटी या टैक्सेस को जो कि रिबेट नहीं होता है किसी और स्कीम के अंतर्गत. ये आप समझ सकते हैं जो टाइप है एक्सपोर्ट इंसेंटिव का. एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडियन स्कीम जो आपका MEIS मर्केंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम और SEIS सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम व MIES है. अब जो आपका वो नया RODTEP स्कीम क्या हो गया तो ड्यूटी एग्जेम्पशन रिमिशन स्कीम जिसमें एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, एडवांस लाइसेंस फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट, DIFA स्कीम, ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम और ROSCTL है आ जाएगा. एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम जो आपका EPGC इसमें जीरो ड्यूटी होगा. EPGC स्कीम के तहत EOU, ESTP, STP, BSTP स्कीम होगा. डिस्ट्रिक्ट जो कि एक्सपोर्ट हब होगा ये पहला इस टाइप का इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो कि कोशिश कर रहा है ताकि टारगेट किया जा सके एक्सपोर्ट प्रमोशन को, मैन्युफैक्चरिंग को और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को ग्रासरूट लेवल पे और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को अकाउंटेबल बनाया जा सके एक्सपोर्ट ग्रोथ के लिए ताकि जो डिस्ट्रिक्ट है कंट्री को वो डेवलप कर सके. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस. तो हम जानेंगे एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस के बारे में. पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है, देखेंगे फिर क्यों न्यूज पे आया है.
Over 50% of life-threatening bacterial infection are becoming resistant to treatment. The Global Antimicrobial Resistance and Use Surveillance System GLASS report of the WHO. तो जो आपका ग्लोबल एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्वेलेंस सिस्टम ग्लास रिपोर्ट है WHO का, किसका रिपोर्ट है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो WHO का है ग्लास रिपोर्ट। इसमें बताया गया है कि जो 50% लाइफ थ्रेटनिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो आपका रेजिस्टेंस होते जा रहे हैं ट्रीटमेंट के से। कंसर्न एज पर रिसेंट रिपोर्ट, क्या चिंता है रिसेंट रिपोर्ट को लेके? 8% ऑफ इन्फेक्शन काउज बाई कैल्विसेला न्यूमोनिया वे रेजिस्टेंट टू कार्बापेनिम्स द लास्ट रेजोर्ट एंटीबायोटिक। जो 8% इन्फेक्शन है जो कि आपका क्लेबेसिला न्यूमोनिया के कारण होता था वो अब रेजिस्टेंस हो चुके हैं कार्बापेनम से, जो कि लास्ट रेजोर्ट एंटीबायोटिक था। Over 60% of Neisseria gonorrhea, a common sexual transmitted disease, so resistant to ciprofloxacin। जो 60% आपका नाइसेरिया गोनोरिया है जो कि एक कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, इसमें भी रेजिस्टेंस देखा गया है सिप्रोफ्लक्सिन के खिलाफ। 20% of coli isolate common in urinary tract infection were resistant to ampicillin and co-timoxazole। जो 20% आपका कोली आइसोलेट है ये कॉमनली जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में होता है, ये रेजिस्टेंस हो चुका है आपका एम्पिसिलिन और कोट्राइमोक्सोजोल के से। ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन ड्यू टू रेजिस्टेंस कोली सैल्मोनेला एंड गोनोरिया इन्फेक्शन हैव जंप बाय एटलीस्ट 15% कंपेयर टू 2017 रेट। और जो आपका ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन है जो कि आपका रेजिस्टेंस कोली सैल्मोनेला या गोनोरिया इन्फेक्शन के कारण होता है, उसमें भी बढ़त देखा गया है कम से कम 15% का, अगर हम कंपेयर करें 2017 के रेट से। तो Global Antimicrobial Resistance and Use Surveillance System GLASS provide a standardized approach to the collection, analysis, interpretation and sharing of data by countries and seek to actively support capacity building and monitor the status of existing and new national surveillance system। ये जो आपका ग्लास है ग्लोबल एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्विलेंस सिस्टम, ये प्रोवाइड करता है एक स्टैंडर्डाइज अप्रोच को कलेक्शन के लिए, एनालिसिस के लिए, इंटरप्रिटेशन और शेयर करने के लिए डाटा को कंट्रीज के द्वारा, ताकि एक्टिवली सपोर्ट किया जा सके कैपेसिटी बिल्डिंग में और मॉनिटर किया जा सके स्टेटस को एक्जिस्टिंग और नए नेशनल सर्विलेंस सिस्टम को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैथो डिटेक्ट किट। तो हम जानेंगे पैथो डिटेक्ट किट या पैथो डिटेक्ट किट के बारे में। इट इज इंडियाज फर्स्ट इंडाइजेनस टीबी डिटेक्शन किट प्रोड्यूस बाय पुणे बेस्ड माई लैब। ये किस कंट्री का है, किसके द्वारा डेवलप किया गया, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो आपका पैथो डिटेक्ट किट है ये इंडिया का पहला इंडाइजेनस टीबी डिटेक्शन किट है जिसको प्रोड्यूस किया गया है पुणे बेस्ड माई लैब के द्वारा। तो ये कौन सा डिजीज को डिटेक्ट करेगा ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टीबी को इंडिया का ये पहला इंडाइजेनस टीबी डिटेक्शन किट है, प्रोड्यूस किया गया है पुणे बेस्ड माई लैब के द्वारा। Using a single test, it can detect tuberculosis and multi-drug resistance against isoniazid and rifampicin. The test is low cost and can be stored at room temperature। और यूज करके एक सिंगल टेस्ट का ये डिटेक्ट कर सकता है ट्यूबरक्लोसिस को और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस को आइसोनाइजिड और राइफेम्पिसिन के खिलाफ। ये जो टेस्ट किट है वो उसका कॉस्ट काफी कम है और इसको स्टोर किया जा सकता है रूम टेम्परेचर पे, यानी ये इसका बेनिफिट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 3 हिमालयन मेडिसिनल प्लांट इंटर आईयूसीएन रेड लिस्ट। तो जो 3 हिमालयन मेडिसिनल प्लांट है वो आईयूसीएन के रेड लिस्ट में आ गया। तो हम जानेंगे इन तीनों प्लांट के बारे में। 3 medicinal plant species found in the Himalayan have made it to the IUCN Red List of Threatened Species। तो 3 मेडिसिनल प्लांट स्पीसीज है जो कि पाए जाते हैं आपके हिमालयास में, वो आपके आईयूसीएन के रेड लिस्ट में थ्रेटन स्पीसीज में आ गए हैं। However, a recent assessment showed that deforestation, habitat loss, forest fire, illegal trade and climate change pose a serious threat to the species। और जो रिसेंट असेसमेंट किया गया है उसमें पाया गया है कि जो डिफोरेस्टेशन हो रहा है, जो हैबिटेट का नुकसान हो रहा है, फॉरेस्ट फायर, इलीगल ट्रेड, क्लाइमेट चेंज, इन सब के कारण एक सीरियस थ्रेट बन गया है इन स्पीसीज के ऊपर। Megitropsis pellita, critically endangered, known as patwa, a perennial shrub endemic to Uttarakhand, rich in antioxidant and used in essential oil। जो आपका मेजोट्रोपिस पेलिटा है जिसको क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी पर रखा गया है, इसको पाटवा नाम से भी जानता है। ये एक पेरेनियल श्रब है, ये इंडेमिक है आपका उत्तराखंड के लिए, ये रिच है एंटीऑक्सीडेंट पे और इसका उपयोग होता है एसेंशियल ऑयल पे। फ्रिटोलोरिया ट्रिहोसा, इसको वल्नरेबल कैटेगरी पर रखा गया है। पेरेनियल बल्बोस हर्ब है ये, जिसका उपयोग किया जाता है चाइना में ट्रीट करने के लिए ब्रोंचियल डिसऑर्डर, न्यूमोनिया और कफ सप्रेशन के तौर पे। डेक्टिलोरिजिया हेटेग्रिया इंडेंजर कैटेगरी पर है, अ पेरेनियल ट्यूबरस स्पीसीज इंडेमिक टू हिंदकुश एंड हिमालयन रेंजेस ऑफ अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, नेपाल एंड पाकिस्तान। एक्सटेंसिवली यूज इन द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन टू क्योर डायसेंट्री, क्रॉनिक फीवर, स्टोमक एक एक्सेट्रा। जो आपका डेक्टिलोरिजिया हेटेग्रिया है ये इंडेंजर कैटेगरी पे आता है। ये आपका पेरेनियल ट्यूबरस स्पीसीज है जो कि इंडेमिक है हिंदकुश रीजन और हिमालयन रेंजेस में अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, नेपाल और पाकिस्तान के। इसका बहुत ज्यादा यूज होता है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ताकि क्योर किया जा सके डिसेंट्री, क्रॉनिक फीवर और स्टोमक एक्सेस को।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैक्टस प्लांटेशन। पीआईबी के न्यूज हम जानेंगे कैक्टस प्लांटेशन के बारे में। गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग कैक्टस प्लांटेशन एंड इज इकोनॉमिक यूजेस। गवर्नमेंट जो है प्रमोट कर रहा है कैक्टस प्लांटेशन को और इसके इकोनॉमिक यूजेस को। जानेंगे हम कैक्टस के बारे में। कैक्टस इज ए जीरोफाइटिक प्लांट विच ग्रोज एट स्लोअर पेस। कैक्टस आपका एक जीरोफाइटिक प्लांट है जो कि ग्रो करता है स्लोअर पेस में। इट इज एडेप्टेड टू ग्रो इन एन एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट। और ये एडेप्टेड है, ये ग्रो कर सकता है एरिड या सेमी एरिड क्लाइमेट में। इकोनॉमिक एडवांटेज ऑफ प्रमोटिंग कैक्टस कल्टीवेशन। क्या इकोनॉमिक एडवांटेज है जो प्रमोट किया जा रहा है कैक्टस कल्टीवेशन को? प्लांटेशन ऑफ कैक्टी विल हेल्प इन रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड। प्लांटेशन करके कैक्टी का ये मदद करेगा रिस्टोर करने में डिग्रेडेड लैंड को। कैक्टस कैन बी यूज एज बायोफ्यूल, फूड, फॉडर एंड इन बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। कैक्टस का उपयोग किया जा सकता है बायोफ्यूल के तौर पे, फूड के तौर पे, फॉडर के तौर पे और बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के तौर पे। कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेशन फॉर पुअर फार्मर। ये मदद करेगा एम्प्लॉयमेंट और इनकम जनरेशन में पुअर फार्मर्स के लिए। हेल्प इन अचीविंग नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये मदद करेगा अचीव करने में नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को। जो इससे रिलेटेड अदर फैक्ट है, 30% ऑफ इंडियन लैंड इज कैटेगराइज एज डिग्रेडेड लैंड। तो 30% इंडिया का लैंड है उसको कैटेगराइज किया गया है कि वो डिग्रेडेड लैंड है। जो वाटर सेट डेवलपमेंट कंपोनेंट है प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना WTT PMKSY के अंतर्गत, इसका मकसद है कि रिस्टोर किया जाए डिग्रेडेड लैंड को। डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स के अंतर्गत ये आता है। ये आप देख सकते हैं जो वैक्सी लेयर कवरिंग फ्रेशली लीव है, ये मदद करता है स्टोर करने में वाटर को। लॉन्ग वर्टिकल रूट जो कि ग्रो करता है काफी डीप सॉइल के अंदर, ये वाटर टेबल तक पहुंच जाता है। रूट जो कि ग्रो करते हैं हॉरिजॉन्टली टॉप लेयर से सॉइल के, ये कलेक्ट करते हैं सरफेस वाटर को। ये जो प्रिकल्स और स्पाइक है स्टेम पे, ये प्रोटेक्ट करते हैं थर्स्टी एनिमल से। कोई भी लिप्स जो है प्रिवेंट करता है वाटर लॉस को और ट्रांसपिरेशन को, और स्टोर करने में मदद करता है जो ट्यूबर्स और बल्ब होता है इसके नीचे। ये इसका इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीटी उषा पायोली एक्सप्रेस। तो हम जानेंगे पीटी उषा पायोली एक्सप्रेस के बारे में। पीटी उषा बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पीटी उषा है वो बन गई है पहली वुमेन चीफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। तो कौन है पीटी उषा? है पहली वुमेन चीफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। जो वैल्यूज है उनके लाइफ का इनको हम जानते हैं। डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्क इन स्पोर्ट। ओवरऑल उषा won 23 medal in the Asian track and field event in the 1980s and remained active as a post retirement. She is also known as Queen of Track and Field. इनका जो डेडिकेशन और हार्ड वर्क था स्पोर्ट्स का, तो ओवरऑल पीटी उषा ने जीता 23 मेडल को एशियन ट्रैक और फील्ड इवेंट में 1980s के समय पे। और वो उसके बाद भी एक्टिव थी पोस्ट रिटायरमेंट के बाद भी। उनको जाना जाता है क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड के तौर पे। ब्रेकिंग अ ग्लास सीलिंग, उन्होंने ब्रेक किया जो ग्लास सीलिंग है। 58 year old पीटी उषा गेंड इमेंस पॉपुलरिटी बैक इन द 1980s एट अ टाइम व्हेन नॉट मेनी वुमेन केम फॉरवर्ड इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। She found herself in a place in one of the first bases of sports-oriented school of Kerala government has set up at that time. जो 58 year old पीसी उषा थी, उन्होंने इमेंसली पॉपुलरिटी को हासिल कर लिया था 1980s के समय पे, जब उस समय बहुत सारे वुमेन जो आगे नहीं आती थी स्पोर्ट्स के फील्ड पे। उन्होंने अपने आप को पाया कि वो वन ऑफ द फर्स्ट बेसेस में थी स्पोर्ट्स ओरिएंटेड स्कूल की। केरला गवर्नमेंट ने जिसको सेटअप किया था उस समय पे। ओवरकमिंग डिफीट, उन्होंने ओवरकम किया था अपने डिफीट को। लॉस एंजेलिस में जब आपका ओलंपिक हुआ था 1984 में, she qualified for the 400 meter hurdle final and missed out on the bronze medal by just 100 of a second. Despite her defeat, the game made her honored name in India. उन्होंने क्वालिफाई किया था 400 मीटर हर्डल फाइनल के लिए, लेकिन मिस कर दी थी ब्रॉन्ज मेडल को उन्होंने 100 ऑफ सेकंड से। जबकि ये डिफीट के बावजूद उन्होंने हाउस होल्ड नेम कमाया था भारत में। जो रिटर्न उनका जो वापसी आए थे उन्होंने, तो पीटी उषा पहले इंडियन स्पोर्ट्स आइकॉन है जो कि वापस ट्रैक पे आई थी और फील्ड पे टेकिंग हाइएटस फ्रॉम स्पोर्ट्स फॉलोइंग के मैरिज के बाद 1991 में। और उनको कंफर्म किया गया था पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड दिया गया है इनको। लीडरशिप की अगर हम बात करें, शी हैज नाउ बिकम द फर्स्ट ओलंपियन एंड द फर्स्ट इंटरनेशनल मेडलिस्ट टू हेड द आईओए इन इट्स 95 year old हिस्ट्री। ये जो है पहली ओलंपियन और पहली इंटरनेशनल मेडलिस्ट बन गई है जो कि हेड कर रही है आईओए को 95 year के ओल्ड हिस्ट्री पे। Through her academy, Usha School of Athletics located at Kinnaur, Kerala, she continue to train athlete. और अपने एकेडमी की अगर हम बात करें तो जो उषा स्कूल ऑफ एथलेटिक है जो कि आपका लोकेटेड है किन्नौर केरला पे, वहां पे ये कंटिन्यू ट्रेन कर रही है एथलीट को। दैट्स ऑल फॉर डेली करेंट अफेयर्स सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक। फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।